गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है सभी को मेरी? ठीक है। ठीक है, अभी तो मैंने सबको म्यूट कर दिया है। किसी को कोई भी डाउट हो बीच में तो चैट में एक बार पिंग कर देना, तो मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा उस टाइम पे। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। किसी को आवाज सुनने में दिक्कत हो सर, थोड़ी ब्राइटनेस। इज दिस वीडियो रिकॉर्ड? हाँ, दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय मी। सर थोड़ी ब्राइटनेस तेज कर दीजिए। एक सेकेंड। बड़ी क्या ब्राइटनेस? सर बेसिक से क्यों सर? ये कौन से बैच के लिए है? ये बेसिकली JA3 बैच के लिए है मेनली। तो बाकी किसी को अगर कुछ डाउट रह गया है तो अटेंड कर सकता है, नहीं तो वैसे मैं ये आज ये क्लास 7:20 तक चलेगी। उसके बाद मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, है ना? तो जिसको लग रहा है कि उसको वीडियो देखना है बाद में, तो वो भी देख सकता है और क्लास भी अटेंड कर सकता है। ये मेनली जो नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है उनके लिए है ये सेशन, है ना? ठीक है, अब वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले, अच्छा कॉपी बता देता हूँ मैं, कॉपी कैसे बनाना है आपको। देखो, 2 कॉपी बनाना है हमें। ठीक है, 2 कॉपीज वी आर सपोज टू मेक। वन फॉर फिजिकल इनऑर्गेनिक एंड द अदर वन फॉर ऑर्गेनिक। ठीक है, अब किसी के पास ऐसे एक ही कॉपी है तो फिर वो फिजिकल वाला पोर्शन आगे से और ऑर्गेनिक वाला पीछे से चालू कर दे। तो अभी जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन में आता है ना? चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। हाँ प्रखर, पता है मुझे, तुम J1 बैच में हो। हाँ हाँ बिल्कुल, J1 वाले लीव कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी ये JA3 के नए स्टूडेंट्स जिन्होंने 1-2 दिन पहले ज्वाइन किया है उनके लिए है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को डाउट रह गया हो तो वो चाहे तो बैठ सकता है, और चाहे तो बाद में वीडियो देख लेना, मैंने जैसे बताया वीडियो में डाल दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। तो सबसे पहले कॉपी में हेडिंग डालो, चैप्टर का नाम डाल दो, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। और हेडिंग डाल दो सम, पहली हेडिंग डालो सम बेसिक टर्म्स। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एटम। तो एटम की डेफिनेशन सभी लोगों को पता होगी वैसे, काफी हम 8th, 7th, 8th ऑनवर्ड्स वी हैव बीन स्टडीइंग एन एटम। तो इसको सिंपली अपन लिख लेते हैं, एटम इज व्हाट? स्मॉलेस्ट indivisible particle which forms matter, which forms matter। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम सबको पता है ना? मैटर जो है वो एटम से मिलके बनता है। फिर
ये हो गया अपना पहला। फिर सेकंड अपनी डेफिनेशन है यहाँ पे एटम के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे मॉलिक्यूल। एटम में कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? किसी को कोई भी डाउट हो तो चैट में लिख देना, ठीक है। एटम के एग्जांपल्स लिख लो, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता होंगे। एटम के एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे हाइड्रोजन कैपिटल एच, ऑक्सीजन कैपिटल ओ, क्लोरीन Cl, है ना। ये सब ये दिस रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ क्लोरीन, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन पर अपन आते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? दैट एंटिटी विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंटिटी एंटिटी विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, राइट। तो भाई यहाँ पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? देखो, फॉर एग्जांपल जो केमिकल स्पीशीज होते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन गैस की अगर अपन बात करें, तो हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ H2, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, H, वन हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्डेड टू अनदर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये हमने 10th में भी पढ़ा है, और इन डिटेल हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन के एलिमेंट का या मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से हम वाटर की बात करें तो वाटर का क्या स्ट्रक्चर होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स कैसे आए इस पे भी हमको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कवर होगा। जो अभी मुद्दे की बात है अपने लिए वो ये है कि दीज आर बेसिकली इंडिपेंडेंट यूनिट्स, राइट। कहने का मतलब ये, जैसे अपन इसको एक सिंपल एग्जांपल से कंपेयर करते हैं, जैसे हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी, ये मैंने एक ह्यूमन बनाया है ना, मान लो कि एक ह्यूमन है। तो देखो, ये जो इसका हैंड है, ठीक है, फर्ज करो कि मैंने इस हाथ को काट के अलग कर दिया, तो ये है इसका राइट हैंड, मतलब अपने अपने लिए राइट, उसके लिए लेफ्ट, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ या ये सोचो कि ये जो हैंड है, जब अपन ने इसको अलग कर दिया, तो अब क्या दिस हैंड हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ? क्या ये हाथ अब किसी काम का है? नहीं। ये हाथ कब तक काम का था? जब तक ये ह्यूमन बॉडी से कनेक्टेड था, है ना। जब ये ह्यूमन बॉडी से कनेक्टेड था तो जो ब्रेन है, ब्रेन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ दिस हैंड, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपन ने ह्यूमन बॉडी से इसको अलग किया, तो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो गया। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि ये जो ह्यूमन बॉडी है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। दिस ह्यूमन बॉडी हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। मगर ये जो हाथ है, इस हाथ का अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है ना। नो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आई, नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वर्ड का मतलब तो समझ में आ गया होगा। तो अब सेम चीज को अपन ने यहाँ पर हम केमिस्ट्री में इन स्पीशीज के लिए यूज करते हैं कि भाई वो स्पीशीज जो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, उस एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन भी एक मॉलिक्यूल है और वाटर भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाता है नेचर में। H2O का मॉलिक्यूल या वाटर का मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाता है, ठीक है। तो क्या हम H3 को एक मॉलिक्यूल कहेंगे? क्या हम H3 को एक मॉलिक्यूल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि टिल डेट इस तरह का कॉम्बिनेशन जहां पर एक ही यूनिट में तीन हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से जुड़े हों, अभी तक नेचर में ऐसा नहीं पाया गया है। तो इसलिए हम H3 को एक मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, ठीक है। तो आई होप अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाली बात सबको क्लियर हो गई होगी।
तो देखो, अब बात यह है कि ये जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये जो स्पीशी है, ये जो एंटिटी है, ये बना किससे है? ये जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ये क्या है? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, है ना? H2 इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, H2O इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। अब दोनों में फर्क क्या है? H2 में सेम टाइप के एटम्स हैं और H2O में डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। तो अब यहाँ पर हम मॉलिक्यूल को कैटेगराइज कर देते हैं दो भागों में। कैसे? कि भाई हमने यहाँ पे कह दिया कि मॉलिक्यूल के दो टाइप हो गए, एक को तो हम बोल देंगे एलिमेंट और दूसरे को हम बोल देंगे कंपाउंड। ठीक है? एलिमेंट क्या? जो सेम टाइप के एटम से मिलके बने हो, है ना? फॉर्म्ड फ्रॉम सेम टाइप ऑफ एटम्स। जो सेम टाइप के एटम से मिलके बने हो वो एलिमेंट है। और कंपाउंड क्या है? फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है? तो अब एलिमेंट और कंपाउंड के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेम टाइप के एटम से मिलने बनने वाले मॉलिक्यूल को एलिमेंट कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे क्या आ जाएगा? जैसे हाइड्रोजन, H2, है ना? इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम टाइप के हैं, दोनों ही एटम हाइड्रोजन के हैं, इसलिए इस मॉलिक्यूल को या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को एलिमेंट भी बोला जाता है। P4, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 फॉस्फोरस एटम्स होते हैं, तो इसलिए इसको फॉस्फोरस को एक एलिमेंट बोला जाता है। और क्या एग्जांपल हो सकता है? O2, ऑक्सीजन, एलिमेंट है। O3, ओजोन, एलिमेंट है। ठीक है? अब कंपाउंड के एग्जांपल्स देखो। कंपाउंड के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? वाटर, H2O कंपाउंड है। बेसिकली हमको क्या करना है कि हमको एटम्स को जोड़ना है, लेकिन सारे एटम्स सेम टाइप के नहीं होने चाहिए ना, द एटम्स शुड बी डिफरेंट। तो ये वाटर के एक मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट एटम्स हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? बहुत सारे मिल जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, 4 है ये H2SO4। नाइट्रिक एसिड, HNO3। राइट? क्लियर हो गया? तो ये है कुछ बेसिक टर्म्स जो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए। काफ़ी बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड में। तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो वो मॉलिक्यूल। अब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग एंटिटी एटम से तो बनी ही होगी, तो एटम्स के कैसे कॉम्बिनेशन से बनी है? अगर सेम तरह के एटम से बनी है तो एलिमेंट, डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर बनी है तो कंपाउंड। राइट? तो ये पूरा नोट कर लो। ये वाला एग्जांपल समझने के लिए बस था, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन बॉडी वाला। ये नोट कर लो। अच्छा, मैंने बीच में मैसेजेस नहीं देखे थे यार, जो 6 नए मैसेजेस अभी देख लेता हूँ। ये वेदांत ने पूछा था सर, इसमें स्टार्टिंग से क्लासेस देंगे एवरी टॉपिक में, एवरी टॉपिक की जो रेजो सर में है? हाँ बिल्कुल। सूफिया ने पूछा था आज के टॉपिक्स वर्बली बता दीजिए सर, बिकॉज मैं तो ये सब 1 मंथ पहले पढ़ चुकी हूँ। वो सूफिया उसमें मैसेज भी डाला था व्हाट्सएप पे, कुलदीप सर ने। इसमें आज अपन पढ़ेंगे ये बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एवरेज एटॉमिक मास तक। ठीक है? मतलब ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, फिर हम एटॉमिक मास यूनिट पढ़ेंगे और फिर एंड में
एवरेज एटॉमिक मास। फिर आदि ने पूछा सर हाइड्रोजन एलिमेंट है बट मॉलिक्यूल नहीं, तो इसे मॉलिक्यूल की क्लासिफ हाइड्रो हाइड्रोजन एलिमेंट है बट मॉलिक्यूल नहीं। तुम H की बात करो कि H2 की आदि? सिर्फ H तो एक एटम हुआ, सिर्फ H तो एक एलिमेंट नहीं है। सिर्फ H ना ही एलिमेंट है ना ही मॉलिक्यूल है, ओनली H इज एन एटम। ठीक है, देखो अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं, अब इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। ये सभी लोग नोट कर लें। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो आपका क्वेश्चन है, इसमें ये 4 कॉलम है। एक तो एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमको टिक और क्रॉस लगाना है कि कौन कौन इस कैटेगरी में लाई करता है कि नहीं करता है। तो एक जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने पहला पहला अपन ने सेलेक्ट किया, जैसे वाटर। तो वाटर के लिए अपन को बताना है कि क्या क्या किस किस कैटेगरी में आता है। इज वाटर एन एटम? नो। इज वाटर एन एलिमेंट? नो। इज वाटर अ कंपाउंड? यस। इज वाटर अ मॉलिक्यूल? यस। ठीक है, वाटर एक एटम नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। वाटर एक एलिमेंट नहीं है क्योंकि एलिमेंट में सेम टाइप के एटम्स होते हैं। वाटर एक कंपाउंड है, कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। और वाटर एक मॉलिक्यूल है क्योंकि वाटर इस फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये पहला सबको समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं आया तो चैट में लिख देना। अब मैं यहाँ पे और स्पीशीज के नाम लिख देता हूँ, तुम लोग को इसी तरह से टिक और क्रॉस करना है कौन किस कैटेगरी में लाई कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लोरीन, Cl2। ओजोन, HNO2, नाइट्रस एसिड, HNO5, और लास्ट है अपना हीलियम। तो इसको जल्दी सोचो, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो Cl2 एक एटम नहीं है। अरे ये स्क्रीन पे मत चलाओ भाई, जो भी चला रहा है स्क्रीन मत खराब करो। हाँ Cl2, देखो Cl2 एक एटम नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है। Cl2 एक एटम नहीं है, Cl2 एक एलिमेंट है क्योंकि सेम टाइप के एटम्स हैं। Cl2 एक कंपाउंड नहीं है, और Cl2 एक मॉलिक्यूल है क्योंकि क्लोरीन गैस Cl2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। सेम ओजोन के लिए, एटम तो नहीं है, एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है, मॉलिक्यूल है। HNO2 नाइट्रस एसिड, ये एक एटम नहीं है, एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है और मॉलिक्यूल है। ठीक है, नाइट्रस एसिड HNO2 को कहते हैं और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। HNO5,
ये एक एटम नहीं है, एलिमेंट भी नहीं है, कंपाउंड भी नहीं है, और मॉलिक्यूल भी नहीं है। देखो सीधी सी बात ये कि कोई अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो या तो एलिमेंट होगा या वो कंपाउंड होगा, है ना। तो अगर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल के कॉलम में अगर क्रॉस आ रहा है, तो एलिमेंट और कंपाउंड के कॉलम में मैंडेटरीली क्रॉस आएगा ही। ठीक है। अब HNO5 मॉलिक्यूल क्यों नहीं है ये समझना है हमें। तो भाई सीधी सी बात यह है कि नेचर में कुछ फिक्स्ड पैटर्न में स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन किन्हीं भी एटम्स को किसी भी कॉम्बिनेशन में जोड़ दें और फिर हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता। जैसे हम H2O की बात करें तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अगर इसको हमने H3O लिख दिया तो H3O जैसा कोई भी कॉम्बिनेशन या कोई भी स्पीशीज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो H3O को हम मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, है ना। तो सेम चीज यहाँ पर है। यहाँ पर HNO5 जैसी ऐसे HNO5 जैसा कोई जीव प्रकृति में मौजूद नहीं है। ठीक है। फिर लास्ट है हीलियम। तो हीलियम, सिंगल हीलियम अपने आप में एक एटम है, बिल्कुल है। क्या ये एलिमेंट है? सेम टाइप के एटम से मिलके बना है। एक्चुअली वैसे तो कायदे से एलिमेंट और कंपाउंड से पहले हमें मॉलिक्यूल वाला कॉलम चेक करना चाहिए कि कोई अगर मॉलिक्यूल होगा तभी वो हम एलिमेंट और कंपाउंड वाले कॉलम में दिमाग लगाएंगे। अगर मॉलिक्यूल ही नहीं होगा तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है फिर। ठीक है। तो हीलियम के लिए पहले मॉलिक्यूल चेक करो, क्या ये मॉलिक्यूल है? बिल्कुल है, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है। तो हीलियम अपने आप में एक एटम के फॉर्म में इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ये दूसरे एटम से कंबाइन नहीं होता है। तो वन हीलियम एटम इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल। और अब ये तो प्रूव हो गया कि ये मॉलिक्यूल है, तो अब क्या ये एलिमेंट होगा? बिल्कुल एलिमेंट होगा, क्योंकि सेम टाइप के एटम से मिलके बना है या एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है। तो है ये एलिमेंट, तो कंपाउंड ये नहीं है। ठीक है। तो इस टेबल को देख लो, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ ले। यार तुम लोग ये म्यूट कर लो या जो भी है, इको हो रहा है इससे। ठीक है। तो इसमें कोई डाउट डाउट ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग डालो। सर जब He एलिमेंट है तो हाइड्रोजन क्यों नहीं है? He एलिमेंट है, हाइड्रोजन इसलिए नहीं है क्योंकि वही बात है ना, हाइड्रोजन जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, है ना। हाइड्रोजन एटम जो है वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं मिलेगा नेचर में, वो हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा, बाउंडेड फॉर्म में, बंधे हुए रूप में मिलेगा, H2 गैस के फॉर्म में। ठीक है। लेकिन He जो है वो अकेले एग्जिस्ट करता है, मतलब ये अपने आप में एक एंटिटी है और ये अपने आप में दूसरी एंटिटी एंटिटी है ना। ये दोनों बाउंडेड नहीं है। वेदांत क्या पूछ रहा है? नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की वो तो पीरियोडिक टेबल में अपन पोजीशन की जब बात करते हैं तब ये डिस्कशन करते हैं, और यहाँ पर तो उस डिस्कशन की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर तो हीलियम एटम इंडिपेंडेंटली इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि नोबल गैस है वो, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट भरा हुआ है, फिल्ड है, तो इसको किसी से कंबाइन होने की जरूरत नहीं है ना, इसलिए वो अकेले भी एग्जिस्ट कर लेता है। लेकिन हाइड्रोजन एटम के वैलेंसी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है बस, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो इसलिए ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से फिर कंबाइन होता है। ठीक है। ये चीज अपन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। तो आधी क्लियर हो गया जो तुम्हारा डाउट था? ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।
देखो एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनको हम इस तरह से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये सिंपल याद रखने वाली बात है। इसमें यहाँ पर अपन इनका मास और चार्ज, ये दो वैल्यूज लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, मास और चार्ज, अक्सर न्यूमेरिकल्स में यूज होती है। तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻। हाँ प्रथम, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर अभी देता हूँ ये टेबल कंप्लीट करने के बाद। ये होता है न्यूट्रॉन का मास, सिंपली याद रखना है ये वैल्यूज, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का मास भी इतना ही होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। चार्ज की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, चार्ज होता है 0। प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन में होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये वैल्यूज हमको याद रखनी है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये जो वैल्यू है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस वैल्यू को ई भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ई जो है स्मॉल ई, उसको हम ये वैल्यू बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कहीं कहीं पर क्वेश्चंस में ये स्मॉल ई के फॉर्म में भी लिखा रहेगा, तो फिर हमको समझना है कि वो चार्ज की बात कर रहा है। तो प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, माइनस में, माइनस स्मॉल ई। ठीक है। और मास की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है। देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास वैसे तो यहाँ पे लगभग बराबर दिया है, लेकिन न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के मास में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। जो न्यूट्रॉन का मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। हाँ, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन के मास से, और इन दोनों का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम देख भी सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में पावर आ रही है 10⁻⁻27, और इलेक्ट्रॉन में पावर आ रही है 10⁻⁻31। मतलब इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁴ टाइम्स लाइटर देन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, या इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 10,000 गुना हल्का है। ठीक है। तभी हम जो एटम के मास की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि एटम का मास हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को ऐड करके निकाल लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि वो मैथमेटिकली नेग्लिजिबल हो जाएगा। राइट। तो ये टेबल बना लो और इसको याद रखना। एक सेकेंड। हाँ सर, इतने लाइट वेट पार्टिकल्स के मास कैसे निकाले होंगे? स्पेक्ट्रोमीटर से। लेबोरेटरी में इक्विपमेंट्स रहते हैं यार जो इतने फाइन पार्टिकल्स पे वर्कअप कर सकते हैं, तो निकल जाते हैं वो तो। अभी एक्चुअल में कैसे निकाले होंगे वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और प्रथम ने क्या पूछा था सर? ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की स्पेस होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की स्पेस होती है, तो वो थर्ड ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाकर O3 क्यों फॉर्म करता है? ये जो चीज तुम पूछ रहे हो ये केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, हम इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम यही देखेंगे कि बॉन्ड कैसे बनता है। तो ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है।
केमिकल बॉन्डिंग में है ये स्ट्रक्चर, ओजोन का अपने सिलेबस में है, तो उस टाइम पे अपन इसको देखेंगे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं वापस। ठीक है, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए सभी को। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो उस चैप्टर में पता होनी, इस चैप्टर में नहीं, थ्रू आउट द केमिस्ट्री हमें ये चीजें याद होनी चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स थ्योरी के, डाल्टन्स थ्योरी हम देख चुके हैं वैसे 10th क्लास में, है ना। और जस्ट फॉर रिवीजन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन वी आर स्टडिंग इट। ये अभी 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी पॉइंट्स लिख लेते हैं एक बार, और समझ लेते हैं कि डाल्टन ने कहा क्या था। तो हेडिंग डाल दो, डाल्टन्स थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। लिखते जाओ, है ना, मैं डिक्टेट करते जा रहा हूँ। ईच एटम, ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ extremely small particles called atoms। ये पहला पॉइंट है। तो इसमें बोला गया कि हर एलिमेंट बहुत से छोटे छोटे एटम से मिलकर बनता है, तो वो तो सही बात है ही। जैसे हम किस, जैसे हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें, तो हाइड्रोजन एटम किससे मिलकर बना है? दो हाइड्रोजन एटम्स से मिलके एक हाइड्रोजन का एलिमेंट बना है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो सिंपल था। सेकेंड पॉइंट है, लिखो, ऑल एटम्स of a given element are identical all atoms of a given element are identical and atoms of different elements are different। तो सिंपल है ये भी, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। कोई भी एक एलिमेंट हम ले लें, तो उसके जितने भी एटम्स हैं, इस एलिमेंट के कितने एटम हैं? ये दो एटम है हाइड्रोजन, तो बोथ ऑफ दीज विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल, है ना। हर हर तरह से ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, मास से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, साइज से, एटॉमिक वेट से, एटॉमिक नंबर से। एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो इसका क्या मतलब है कि आप दो अलग अलग एलिमेंट्स को कंपेयर करो, एक अपन ने ले लिया क्लोरीन और दूसरा ले लिया P4। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये जो दो एलिमेंट हैं, इनके एटम, तो क्लोरीन किससे बना है? Cl से। P4 किससे बना है? फॉस्फोरस से। तो ये जो दोनों एलिमेंट हैं, इनके दोनों एटम्स भी आपस में डिफरेंट होंगे। कौन सा? ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कहाँ कॉन्ट्रडिक्ट हुआ? ये तो सही है ना, एक एलिमेंट के एटम तो सेम ही होंगे ना, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होंगे, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन की बात ही नहीं है कुछ। क्यों आदि? ठीक है, क्लियर हो गया ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखो, एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल। इंडिस्ट्रक्टेबल का मतलब ये है कि एटम को डिस्ट्रक्ट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जो कि बाद में गलत प्रूव हो गया था। एटम को हम उसके इलेक्ट्रॉन वगैरह हम बाहर निकाल सकते हैं, तो एक तरह से हम एटम में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो हम रेडियो एक्टिविटी चैप्टर जब पढ़ेंगे बाद में, तो हम उसमें रेडिएशन की बात करेंगे कि अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, ये सब किससे निकलती है? ये सब एटम से निकलती है ना। तो ये जो डाल्टन का पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, ये बाद में इनवैलिड हो गया था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इतना लिख लो, एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल।
फिर फोर्थ पॉइंट लिखो, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एटम जो है ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में लेक्चर के। एटम्स जो है वो कंबाइन होके एलिमेंट भी बना सकते हैं, या फिर एटम्स कंबाइन होके कंपाउंड भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, लास्ट पॉइंट। इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर and kinds of atoms and kind of atoms is constant in a given compound। किसी भी एक कंपाउंड में, कोई कंपाउंड हमें दिया है, जैसे हमें दिया है H2SO4, इस कंपाउंड में रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स। रिलेटिव नंबर का क्या मतलब है यहाँ पर? रिलेटिव नंबर का मतलब है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन, इनका रेशियो क्या है? 2:1:4। ठीक है, तो ये तो हो गया रिलेटिव नंबर की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक दूसरे का जो नंबर है या जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा हर कंपाउंड में। एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। और काइंड ऑफ एटम्स भी, काइंड का मतलब होता है कि कौन कौन से टाइप के एटम से मिलके वो बना है। जैसे ये हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 क्या है? इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल, सल्फ्यूरिक एसिड को हम दुनिया में कहीं से भी हार्नेस करें, कहीं से भी हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिले, उसका जब हम मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन देखेंगे तो वो हमेशा ही उसमें जो तीन टाइप के एटम्स मिलेंगे, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, और जो उनका रेशियो है वो हमेशा 2:1:4 का ही होगा। ठीक है, इस तरह के कॉम्पोजिशन को ही हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। अगर ये कॉम्पोजिशन चेंज होता है, जैसे मान लो कि हमने कॉम्पोजिशन कर दिया 2:1:3, तो अब जो मॉलिक्यूल जनरेट हुआ वो क्या है? H2SO3। तो हम कहेंगे कि H2SO3 एक नया मॉलिक्यूल है, इसका असल में नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। ये सब नाम वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में। सल्फ्यूरस एसिड, तो सल्फ्यूरस एसिड इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कंपाउंड देन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर कंपाउंड सेम है तो उसमें रिलेटिव नंबर या रेशियो एटम्स का सेम रहेगा, और अगर आप रेशियो चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब वो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा, फिर वो कुछ नई चीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना लास्ट पॉइंट जो डाल्टन ने प्रपोज किया था। मतलब रेशियो दिया है तो अपन कंपाउंड बना सकते हैं। रेशियो दिया, अब यहाँ पर वो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात आ जाती है ना, कि जैसे ग्लूकोज की अगर अपन बात करें तो ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये आदि ने एक डाउट पूछा है कि रेशियो दिया है तो क्या हम कंपाउंड बना सकते हैं। तो अब इसका जैसे अपन को रेशियो, इसका रेशियो क्या है? 1:2:1 है ना, 6:12:6, मतलब 1:2:1। तो अगर मान लो तुम्हें ये रेशियो दिया है तो अपन इससे और बोले कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते ना कि C6H12O6 होगा। रेशियो के हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है। रेशियो के हिसाब से तो मैं ऐसा भी बोल सकते थे कि C4H8O4, लेकिन ग्लूकोज का जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो C6H12O6 होता है। ठीक है, तो रेशियो के हिसाब, रेशियो से हम एक्चुअल फॉर्मूला नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। ठीक है, बेसिकली जो अभी तक जितने भी कंपाउंड्स
हमने इन्वेंट किए हैं या डिस्कवर किए नेचुरली या केमिकली, उन्हीं सारे कंपाउंड्स की हम बात करते हैं। कि जैसे H2SO4 हमको पता है कि एग्जिस्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड, और H2SO3 का भी हमको पता है कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम H2SO7 की बात करें, तो ये अभी तक नेचर में नहीं एग्जिस्ट करता, और केमिकली भी अभी तक इसको किसी तरह से नहीं प्रोड्यूस किया गया है, तो फिर हम इसको बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आदि जो तुम्हारा पॉइंट था कि रेशियो दिया है तो अपन कंपाउंड बना नहीं सकते, एक अंदाजा लगा सकते हैं बस, है ना। अब वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके एक्चुअल एग्जिस्टेंस के बारे में हमें नहीं पता होगा। प्रथम कह रहा है कि सर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज बट आइसोटोप्स आर आल्सो प्रेजेंट। हाँ, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया था ना बाद में। आइसोटोप्स के इन्वेंशन से ये वाला जो पॉइंट है ये गलत हो गया था, इसलिए अपन आइसोटोप्स पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। आइसोटोप अभी अपन पढ़ेंगे इसमें, ये क्या बोलते हैं, जब हम एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें आइसोटोप की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डाल्टन के कुछ पॉइंट सही थे, कुछ पॉइंट गलत थे, तो अभी अपन बस उसके पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, उसके सही गलत पे बहुत ज्यादा अपन को फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो डाल्टन के अब किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन डालो, एटॉमिक मास। नेक्स्ट डेफिनेशन या नेक्स्ट सब हेडिंग लिखो, एटॉमिक मास। डेफिनेशन लिखो इसकी पहले, तो फिर समझते हैं अपन। इट इज द मास ऑफ एटम compared with 1/12 the mass of one atom of carbon 12 isotope. It is the mass of atom compared with 1/12 the mass of one atom of carbon 12 isotope, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपन ने आइसोटोप लिखा है इसके ब्रैकेट में लिख लेना है आइसोटोप की डेफिनेशन। आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, या डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, तो इसको हम आइसोटोप बोलते हैं। तो कार्बन के लिए हमने स्पेसिफिकली डेफिनेशन में स्पेसिफाई किया है C12, इसलिए क्योंकि कार्बन का एक और आइसोटोप एग्जिस्ट करता है C14, ठीक है। इसको अपन एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, मतलब ये जो दो कार्बन एटम है दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 66, इस कार्बन एटम का एटॉमिक मास हो जाएगा 12 और इस कार्बन एटम का एटॉमिक मास हो जाएगा 14, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हो जाएंगे। म्यूट कर लो यार जिसका भी अनम्यूट है, इको हो रहा है उससे। हाँ, तो इन दोनों का जो ये जो दोनों है ये आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं हम, हमने जो डेफिनेशन में जो कार्बन डिफाइन किया है वो ये वाला है C12, ठीक है। अब वापस अपन डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन देखो क्या कह रही है कि मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम कंपेयर्ड विद 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो देखो इसमें किया क्या था, एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन किया है, ये कार्बन 12 का एक एटम है ना, इसको अपन ने थोड़ा बड़ा करके बनाया और इसको 12 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 12 इक्वल पार्ट्स। तो ये पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, इस तरह से इसके 12 पार्ट्स हो जाएंगे। अब इस पूरे एटम का कुछ मास होगा, ठीक है।
अब हम बात कर रहे हैं कि 1/12, तो 1/12 मतलब क्या कि ये जो 12 पार्ट्स है इसमें से अपन एक पार्ट को निकाल लेते हैं, तो दिस पार्ट विल बी व्हाट, 1/12 ऑफ द होल। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, मतलब एक्चुअल में ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, अपन बस इसको भी सुपरफिशियली समझ रहे हैं कि डेफिनेशन कहाँ से आई होगी। तो जैसे ये वेइंग बैलेंस है, थोड़ा सा गंदा बना है भाई, समझ वेइंग, समझ मान लेना इसको कि ये वेइंग बैलेंस है। तो जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसको, इस पार्ट को हमने यहाँ पर रखा। ठीक है, बैलेंस के एक तरफ, और इसकी हेल्प से अब हम दूसरे तरफ एटम्स रखेंगे और हम देखेंगे कि कितने पर ये जो बैलेंस है ये बराबर हो रहा है। जैसे मान लो हमको हाइड्रोजन एटम का कैलकुलेट करना था, तो हमने हाइड्रोजन एटम को लेफ्ट साइड में रखा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो पार्ट है, ऐसा एक पार्ट रखने से ही ये बैलेंस जो है ये बराबर हो गया था। ठीक है, दोनों साइड जो वेट है वो बराबर हो गया था। तो दोनों साइड वेट बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एटम इस पार्ट के वेट के बराबर है। ठीक है, इस और इसका वेट अपन ने कितना डिफाइन कर दिया था, ये अभी हम आगे लिखेंगे डेफिनेशन में, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हमने बोल दिया था कि इसका वेट हम मान के चलेंगे हमेशा 1 AMU, और इसके हेल्प से हम दूसरे का वेट निकालेंगे। तो जब हाइड्रोजन इसके बराबर आ गया, तो फिर हमने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हाइड्रोजन का जो वेट है वो 1 AMU है। फिर नेक्स्ट हमने उठाया हीलियम। तो हीलियम के केस में क्या हुआ, हीलियम के लिए कितने इसके पार्ट्स लगे होंगे, 4। जब हमने हीलियम एटम यहाँ पे रखा, एक हीलियम एटम जब यहाँ पर रखा, ये He है। ठीक है, तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि इस तरह के 4 पार्ट्स इसको बैलेंस करने में यूज हो गए। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट हो गया, इस तरह से ये तीसरा होगा, और ये चौथा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हीलियम का मास है वो कितना होगा, 4 AMU। राइट, तो बस इस तरह से जितने भी एटॉमिक मासेस हम पढ़ते हैं वो 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये जो है ये कार्बन 12 का एक एटम था, C12। और देखो इसका अपन ने कितना मास ले लिया, 1/12। तो कार्बन 12 के 1/12 से 1/12 की हेल्प से हमने सारे एटम्स के मासेस निकाले हैं। ठीक है, डेफिनेशन सबको समझ में आ गई। तो अब ये जो 1 AMU है, 1 AMU को हमने कैसे डिफाइन किया था, देखो। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया था कि भाई नेक्स्ट डेफिनेशन में लिखा है मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ C12 कितना होगा या कितना होता है। तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि ये वैल्यू होती है लगभग 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, या इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, जिसको हम 1 AMU भी कहते हैं। मतलब 1 AMU हमने इसी वैल्यू को डिफाइन कर दिया था कि ये जो वैल्यू आई इसको हमने बोल दिया 1 AMU। ठीक है, AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो ये चीज लिख लो, AMU का क्या मतलब है।
ठीक है, तो ये चीज सबको क्लियर हो गई, डेफिनेशन एटॉमिक मास की पूरी तरह। तो बेसिकली जितने भी एटम्स हैं उन सबके मासेस हम किस में बताएंगे, एएमयू में। ठीक है, अब देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, सबसे हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU। ये सब वैल्यूज हमने पढ़ी हुई है 10th क्लास में। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन में तो डाउट होगा नहीं किसी को। अब इसमें नेक्स्ट सब हेडिंग डालो, रिलेटिव एटॉमिक मास। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी, या नेक्स्ट सब हेडिंग हो जाएगी रिलेटिव एटॉमिक मास। तो भाई रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इसको अपन को सिंपली याद ऐसे रखना है। याद कैसे रखना है अपन को, दिस इज बेसिकली व्हाट, एटॉमिक मास विदाउट एनी यूनिट। ठीक है, इस तरह से अपन इसको याद रखेंगे इन सिंपल वर्ड्स। किसी एटम का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा जा रहा है तो आप उसका एटॉमिक मास बता दो और यूनिट हटा दो। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं वो समझने वाली बात है। देखो, रिलेटिव वर्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हम किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी टर्म पढ़ा होगा, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने के लिए है कि रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ जो हमने पहले पढ़ा है उससे। तो देखो, रिलेटिव डेंसिटी अगर किसी को याद हो तो वो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो अगर किसी सब्सटेंस की अपन को रिलेटिव डेंसिटी बतानी है तो सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी। तो वाटर की डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे वो एक्सपेरिमेंटली 1 ग्राम पर ml पाई जाती है। ठीक है, और मान लो किसी जिस सब्सटेंस की अपन को डेंसिटी बताना है उसकी डेंसिटी मान लो अगर आई 8 ग्राम पर ml। सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सब्सटेंस की डेंसिटी अगर 8 ग्राम पर ml आई, तो अगर हमको सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी बताना है तो जब हम फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे तो हम देखेंगे कि ग्राम पर एम एल तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, सिंपली 8। राइट, तो वहां जो रिलेटिव डेंसिटी है उसमें भी हम यूनिट का यूज नहीं करते थे। तो रिलेटिव डेंसिटी का सिंपली मतलब क्या होता था कि भाई ये जो सब्सटेंस है ये इसकी डेंसिटी 8 टाइम्स है वाटर की डेंसिटी से। ठीक है, तो जब रिलेटिव वर्ड का हम यूज करते हैं तो जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो सेम चीज यहाँ पर है कि जब आपको रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है तो हम एटॉमिक मास की वैल्यू ही बताएंगे, बस उसमें हम यूनिट हटा देंगे। ठीक है, तो उसका सिंपल सा मतलब क्या रहेगा, ये जो सेम क्वेश्चन है इसमें रिलेटिव एटॉमिक मास भी लिख लो, ये वाला जो क्वेश्चन था। इनके लिए अब रिलेटिव एटॉमिक मास भी लिख लेना। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1, इसका 16 और इसका 14।
तो ये बेसिकली ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16 है। इसका मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन एटम एक C12 के 1/12 पार्ट से 16 टाइम्स ज्यादा हेवियर है। ठीक है, इस तरह से हम रिलेटिव वर्ड को समझते हैं। ठीक है, बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ये याद रखना है अपन को, एटॉमिक मास विदाउट एनी यूनिट। क्लियर हो गया? तो ये अगर क्लियर हो गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एवरेज एटॉमिक मास। माइक्रोफोन बंद कर दो भाई अपना, जिसका भी चालू है। एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास, ये टर्म हमको समझना है क्या होता है ना। देखो, एटॉमिक मास का मतलब तो हम पढ़ चुके हैं अभी, थोड़ी देर पहले पढ़ा। एटॉमिक मास इसका मतलब हमें क्लियर है। इसके साथ में हमने एवरेज वर्ड जोड़ दिया है। तो भाई नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि एवरेज वर्ड क्यों जोड़ा होगा, व्हाट इज द नीड। तो उसके लिए देखो, पहले तो अपन को एवरेज वर्ड का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। तो एक बहुत सिंपल सा केस अपन देखते हैं कि जैसे हम एवरेज वर्ड क्रिकेट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। कि जैसे हम धोनी की बात करें, किसी पर्टिकुलर सीरीज में, जो कि एक 5 मैच की सीरीज थी, MS धोनी ने 35, 74, 82, 9, 63 ये रन्स MS धोनी ने बनाए इन द ड्यूरिंग द एंटायर सीरीज। ठीक है, और उसको हम कंपेयर करें विराट कोहली के स्टैट से, तो इन्होंने उन्हीं 5 मैचेस में 23, 44, 105, 82 और 4। हाँ हाँ, वही पढ़वा दी, इसलिए कोहली की पढ़वा दी, मुझे लग रहा था कि कोई इस तरह का कमेंट कर सकता है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि जैसे अगर इन डेटा में हम बोलें कि भाई किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रहा, धोनी का ज़्यादा बेटर रहा कि कोहली का ज़्यादा बेटर रहा, तो ऐसे हम देख के नहीं बोल सकते, है ना। तो व्हाट नेक्स्ट टास्क विल बी डू, वी विल कैलकुलेट द एवरेज, है ना। कि हम ये कैलकुलेट करेंगे कि भाई टोटल रन किसने ज़्यादा निकाले हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसने पर मैच ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। तो पर मैच स्कोर मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज। तो भाई जैसे हमने धोनी के सारे मैचेस के रन हमने जोड़ दिए, और मान लो कि आंसर है 248। मतलब मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ, है ना। मान लो वैल्यू है 248, इसको हमने 5 से डिवाइड किया क्योंकि 5 मैच हुए। ऐसे हमने कोहली का एवरेज निकाला, तो मान लो ये आ गया 252। ठीक है, तो विदाउट अ डाउट कोहली ने ज़्यादा रन स्कोर किए, तो कोहली का एवरेज भी ज़्यादा आएगा, है ना। या हम कह सकते हैं कि पर मैच कोहली हैज स्कोर्ड मोर रन देन धोनी, या एवरेज रन स्कोर्ड बाय कोहली वाज मोर देन धोनी ड्यूरिंग द सीरीज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोहली परफॉर्म बेटर देन धोनी, है ना। तो एवरेज का बेसिकली यूज कब होता है, जब हमको कोई ऐसा डाटा एनालाइज करना हो जो वेरी कर रहा हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इफ द डाटा इज वेरिंग, तो फिर हम एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये 10th में तुमने पढ़ा भी होगा, सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, जहाँ मीन मीडियन मोड अपन पढ़ते हैं कि जब डाटा में वेरिएशन होता है तो हम एक सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि अगर एवरेज वर्ड यूज हो रहा है मतलब डाटा में वेरिएशन हो रहा होगा। ठीक है, तो अपन वापस मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा ये है कि भाई अगर हम एटॉमिक मास के सामने एवरेज वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब एटॉमिक मास के डेटा में वेरिएशन है, या एटॉमिक मास में वेरिएशन है। और एटॉमिक मास अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसोटोप्स की। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिखी थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर,
सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये देखो एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया, तो इसलिए अब हमको एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोई सैंपल है, ठीक है, जैसे हम क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो 35, एटॉमिक नंबर तो 17 होता है क्लोरीन का, लेकिन एक टाइप का जो क्लोरीन एटम होता है उसका एटॉमिक मास 35 होता है, जो दूसरे टाइप का क्लोरीन एटम होता है उसका मास 37 होता है। तो ये क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि हमें नेचर में कोई ऐसा सैंपल मिला जिसमें क्लोरीन है, तो अब उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का क्लोरीन एटम हो। ठीक है, वो जो सैंपल है दैट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट द सैंपल विल बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ क्लोरीन एटम्स। तो जैसे इसको अगर मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूं और इसको मैं वाई से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसके एक एटम को, तो ये जो सैंपल है मान लो कि इसमें 6 तो एक्स के एटम्स हैं और 2 वाई के एटम्स हैं। ठीक है, तो भाई अब अगर जैसे अपन से पूछा जाए कि इस सैंपल का एटॉमिक मास क्या है, तो अब ये तो दिक्कत हो गई, क्योंकि एटॉमिक मास तो वेरी कर रहा है ना। अगर मान लो ये भी एक्स होता और ये भी एक्स होता, अगर सारे एटम्स एक जैसे होते तो हम बोल देते एटॉमिक मास कितना है 35, और अगर सारे वाई होते तो हम बोल देते एटॉमिक मास कितना है 37। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज अ मिक्सचर ऑफ वैल्यूज, है ना, ये है वाई। ठीक है, तो अब हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एकदम लॉजिकली सोचना, है ना, मतलब एकदम फील करना है इसको, रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले को। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम? अभी हमने वो धोनी वाला एग्जांपल देखा था, क्रिकेट वाला, टोटल रन्स स्कोर्ड। जब आपको एवरेज रन्स पर मैच निकालना है तो एवरेज रन्स कैसे निकालेंगे? टोटल रन्स डिवाइड बाय टोटल मैचेस। तो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे हम? टोटल मास ऑफ द सैंपल बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल मास ऑफ द सैंपल देखो कितना आएगा, तो इस ये जो एक्स है इसका मास कितना है 35। तो लिखो 35, 35 एक बार, प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35, तो ऐसे 35 कितनी बार लिखेंगे हम? 6 बार। ठीक है, तो ये तो हो गया 35 × 6। और y, तो y का मास कितना है 37, कितने y है 2, तो ये 37 को हम 2 बार जोड़ देंगे न्यूमरेटर में, तो ये तो टर्म आ गया टोटल मास, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6 तो x के प्लस 2 y के। ठीक है, तो बस अब इसको अपन कैलकुलेट कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने से अपना एवरेज एटॉमिक मास इसका आ जाएगा 35.5, है ना। तो इस तरह से अपन एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। अब इसको अपन फॉर्मुलेट भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास का? अच्छा ऐसा करो, पहले डेफिनेशन लिख लो, मतलब ये सब नोट कर लो, उसके बाद मैं डेफिनेशन डिक्टेट करता हूँ, वो लिखना। पहले ये नोट कर लो। ठीक है, डेफिनेशन लिखो। इफ एन एलिमेंट exists in two isotopes two isotopes having atomic masses A and B, small b,
स्मॉल ए एंड स्मॉल बी in the ratio m is to n। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट दो आइसोटोप में एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे एटॉमिक मास a और b है और रेशियो क्या है m is to n, देन नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिख लेना, एवरेज एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू। तो भाई इस केस में एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, देखो यहां पर अपन ने क्या किया था, ध्यान से देखना, टू एटॉमिक मासेस ए एंड बी, तो दो टाइप के एटॉमिक मास है ए और बी, तो एक ए को अपन मान लेते हैं 35, तो बी हो जाएगा 37, तो 35 की जगह आ जाएगा ए और 37 की जगह आ जाएगा बी। और रेशियो, तो वो किस रेशियो में मौजूद है सैंपल में, तो m इज टू n। अब यहाँ पर x और y किस रेशियो में मौजूद थे, x 6 थे तो y 2 था, तो या तो हम कह सकते हैं 6:2 या फिर 3:1। ठीक है, कुछ भी ले लो आंसर सेम आएगा। तो जैसे 6:2 मान लेते हैं अपन 6:2, तो m की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि m किसका रेशियो है, x का, और n की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो अब फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या बन गया अपना, m इंटू ए प्लस n इंटू बी बाय m प्लस n, राइट। तो ये फॉर्मूला लॉजिकली समझ में आ गया सबको, कैसे डिराइव हुआ है। तो बेसिकली रेशियो लेना होता है, जैसे अगर यहाँ पर अपन ने वैल्यू 6 और 2 डाली, इसकी जगह अगर हम 3 और 1 डालते तो भी आंसर सेम आता। ठीक है, आंसर क्यों सेम आएगा, क्योंकि भाई आप यहाँ न्यूमरेटर में से 2 को कॉमन निकाल दो, तो ये बन जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, और 2 कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में, और ऐसे ही 2 अपन डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकाल सकते हैं, 3+1 और ये 2 कॉमन हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो सेम आंसर है 35.5, ये 3:1 रख के भी आ जाता। हाँ हाँ ठीक है प्रथम, तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लॉजिकली क्लियर हो गया ये फॉर्मूला सबको। तो इसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब ये जो रेशियो है ये परसेंटेज के टर्म्स में भी दिया हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे रेशियो दिया है 3:1, तो इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे अपन, 3:1 का मतलब क्या है कि थ्री इस रुको नए पेज पे लिख देता हूँ। हाँ देखो, अगर आइसोटोप्स का रेशियो दिया है x:y, वो रेशियो दिया है 3:1, तो x को हम कितने परसेंट बोलेंगे, 3/4 × 100 है ना, और y कितना हो जाएगा 1/4 × 100। मतलब टोटल टोटल 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 3 पार्ट x है, तो वो x का परसेंटेज हो जाएगा, और y के लिए टोटल 4 पार्ट्स में से एक पार्ट y है, तो ये y का परसेंटेज हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो x का कितना जाएगा 75%, 75%, एंड y विल कम आउट टू बी 25%। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो रेशियो है ये क्वेश्चन में परसेंटेज के फॉर्म में भी दिया हो सकता है, इससे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें इंटर कन्वर्टेबल है, हम परसेंटेज से रेशियो निकाल सकते हैं या फिर रेशियो से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज से रेशियो निकल जाएगा, है ना। तो जैसे अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है तो हम टोटल क्या अज्यूम कर लेंगे, कि हम टोटल अज्यूम कर लेंगे कि हम मान लेंगे 100 एटम्स हैं टोटल। ठीक है, तो जब हम 100 एटम्स टोटल अज्यूम करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, अपनी m की वैल्यू हो जाएगी 75, क्योंकि 75% m हो जाएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी 75 और n की वैल्यू हो जाएगी 25। ठीक है,
तो अगेन इस फॉर्मूले से भी एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। क्या हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास? ए, ए मतलब 35, एक एटम का मास, और उसका नंबर कितने हैं? 75, 75 एटम्स हैं। फिर 37 वाले कितने एटम्स है सैंपल में? 25, और टोटल एटम्स कितने हैं? 100। 75 प्लस 25, 100, m प्लस n। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा था कि रेशियो हो या परसेंटेज हो, आंसर सेम ही आता है, और रेशियो से हम परसेंटेज या परसेंटेज से हम रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? एक बार रेशियो से बता दीजिए, रेशियो से बता देता हूँ। ये पिछले वाले एग्जांपल में समझा देता हूँ ना। देखो, ये पहले तो अपन को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मतलब वैसे तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, एकदम लॉजिकल है ये। तो यहाँ पर रेशियो अपन ने क्या लिया है? m/n, है ना? m/n का मतलब क्या है कि इस सैंपल में अगर m एटम्स 35 वाले हैं तो n एटम्स 37 वाले होंगे। तो जो भी रेशियो दिया है, जैसे रेशियो 3:1 दिया है इन दोनों का, x और y का, तो 3 हो जाएगी m की वैल्यू और 1 हो जाएगी n की वैल्यू, और इसको फॉर्मूले में इंसर्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा। तुम्हारा आदि एग्जैक्टली डाउट क्या था, बता सकते हो? क्योंकि रेशियो से कैलकुलेट करके तो ये मैंने यहाँ पे बताया था, 35.5 जो आया ना, इसके ऊपर ने रेशियो डाला था। 6:2 डाल दो तो भी वही आंसर आएगा 35.5, 3:1 डाल दो तो भी वही आंसर आएगा 35.5। चलो ठीक है, क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए अपन लेक्चर इतना ही रखते हैं। इसके आगे से अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना? तुम लोग की शायद 7:30 बजे से AML सर की क्लास भी है फिजिक्स की। ठीक है, बाकी किसी को डाउट हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर लेना। ठीक है, किसी को और कोई डाउट हो तो अभी पिंग कर दो, यहाँ पे मैसेज कर दो। लेक्चर्स के लिए तो टाइम टेबल देख लेना यार, है ना? टाइम टेबल में तुम्हें दिख जाएगा किसका लेक्चर कब है। बाकी जो सडन लेक्चर्स हैं, जैसे आज का लेक्चर था तो उसका तो मैसेज आ ही जाएगा। हाँ वेदांत, तुम A2 में हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A2 का भी टाइम टाइम टेबल में तो A2 का भी A2 के भी लेक्चर्स मेंशन्ड है ना, तो उसमें देख लेना, टाइम टेबल में टाइम टेबल फॉलो होगा। हाँ, वीडियो में अभी ये जब सेशन खत्म होता है तो फिर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। कोई डाउट हो अभी तो पूछ लो। चलो ठीक है, शायद किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर अगर लेक्चर्स क्या लिखा है, शिमा को हो तो, अगर लेक्चर शाम को हो तो सर हमारा भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। देख लेंगे यार, शेड्यूल के हिसाब से क्लैशिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लेक्चर्स पैरेलल में चलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्योंकि जो भी लेक्चर होगा उसको अपन अपलोड कर दिया करेंगे अब से, है ना? तो तुम्हें अगर लाइव सेशन में नहीं भी अटेंड कर पाते किसी कारणवश, तो यू कैन गो एंड वॉच देम ऑनलाइन लेटर ऑन, राइट? ठीक है, तो मीटिंग एंड करता हूँ मैं, अपन मिलते हैं फिर दोबारा।